गांव का नाम सुनते ही आंखों के सामने हरियाली की एक तस्वीर उभरती थी। गांव के चारों ओर फैले बगीचे इसकी शान थे। मई का महीना था जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन हवा में एक उमस खुली थी जो बारिश की आहट दे रही थी। सूरज की किरणें जब सुबह सुबह आम के पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ती तो लगता जैसे प्रकृति ने सोने की चादर बिछा दी हो। गांव के बीच से बहने वाली छोटी सी नदी, जिसे लोग अमर गंगा कहते थे, वो अब सूखने की कगार पर थी, लेकिन बगीचे अभी भी लहलहा रहे थे। राघव इस गांव का एक साधारण किसान था। उसका घर गांव के एक छोर पर था, ठीक उस बगीचे के पास जो उसकी जिंदगी का आधार था। राघव के लिए उसका बगीचा सिर्फ खेती का साधन नहीं था, बल्कि उसका मंदिर था, उसकी पूजा थी। सुबह होते ही वह अपने 14 साल के बेटे राजू को साथ लेकर बगीचे में चला जाता। राजू को आमों से उतना ही प्यार था जितना राघव को। वह पेड़ों के नीचे दौड़ता, कच्चे आम गिनता और चिल्लाता, बाबा इस बार तो बाजार में धूम मच जाएगी। अरे राजू जल्दी मत कर, आम को पकने दे और मौसम को भी तो देख ले। राघव को अनुभव था। उसने अपने 30 साल के जीवन में कई बार मौसम की मार देखी थी, कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश। लेकिन इस बार उसे कुछ अलग सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। इतना सोचते सचते वाह घर आ गया। उसने अपनी पत्नी जानकी से कहा, जानकी इस बार मौसम कुछ ठीक नहीं लगता। बादल दिखे हैं काले काले, जैसे कुछ अनहोनी की खबर ला रहे हो। अरे तुम भी ना हर साल यही कहते हो। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लेकिन राघव का मन नहीं माना। वह जानता था कि आम का मौसम सिर्फ फल लाने का समय नहीं है, बल्कि एक ऐसा इम्तिहान है जो हर साल उसे प्रकृति के सामने ला खड़ा करता है। रामपुर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, कुल मिलाकर 100-150 घर होंगे, लेकिन यहाँ की खासियत थी कि हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव की पंचायत का मुखिया रामलाल था, जो उम्र में तो बूढ़ा था, लेकिन जोश में अभी भी जवान रामलाल का मानना था कि गांव की खुशहाली आम के बगीचों में बसती है। वह अक्सर गांव वालों को इकट्ठा करके कहता, देखो यह आम हमारे गांव का गहना है, इन्हें संभालो तो जिंदगी संभल जाएगी। गांव में एक बूढ़ी दादी भी थी जिन्हें सब अम्मा कहते थे। अम्मा की उम्र कोई नहीं जानता था, लेकिन उनकी कहानियां गांव के हर बच्चे को रटी थीं। अम्मा अक्सर कहती थी, जब मैं छोटी थी तब भी एक बार ऐसा तूफान आया था। सारे बगीचे उजड़ गए थे, लेकिन गांव में किसी ने हार नहीं मानी। बहुत मेहनत की और अगले साल बगीचे फिर लहलहा उठे। राजू को अम्मा की कहानियां बहुत पसंद थी। वह अक्सर उनके पास बैठता और पूछता, अम्मा ये तूफान इतना बुरा क्यों होता है? बेटा तूफान बुरा नहीं होता, वह तो प्रकृति का तरीका है हमें सिखाने का। जो टूट जाता है उसे फिर से बनाना पड़ता है, और जो बनता है वह पहले से ज्यादा मजबूत होता है। एक दिन दोपहर में राघव अपने बगीचे में था जब आसमान में बादल गिरने लगे। हवा तेज हो चली थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। गांव के कुत्ते भौंकने लगे और पक्षी अपने घोंसलों में छिप गए। राघव ने राजू को आवाज दी, चल राजू घर चल, लगता है बारिश आने वाली है। शाम तक गांव में खबर फैल गई कि रात को भयंकर तूफान आने वाला है। रामलाल ने पंचायत भवन में सबको बुलाया और कहा, सब लोग अपने अपने घर संभाल लो, खिड़कियां बंद करो, सामान अंदर रखो, और हाँ, बगीचों की चिंता मत करो, जो होगा उसे बाद में देख लेंगे। राघव का मन बेचैन था। उसने अपनी पत्नी जानकी से कहा, क्यों ना मैं बगीचे में जाकर कुछ टहनियों को रस्सी से बांध दूं, शायद कुछ बच जाए। राघव जान से बढ़कर कुछ नहीं रहने दे। लेकिन राघव नहीं माना। वह रात होने से पहले बगीचे गया। और जितना हो सका पेड़ों को सहारा देने की कोशिश की। उसने कुछ पेड़ों के नीचे मिट्टी का ढेर लगाया ताकि उनकी जड़ें मजबूत रहे, लेकिन वह जानता था कि यह सब तूफान के सामने नाकाम कोशिश है। वापस घर लौटते वक्त
उसने अम्मा को देखा जो अपने झोपड़े के बाहर बैठी थी। अम्मा ने उसे देखकर कहा, राघव बेटे चिंता मत कर, जो होगा अच्छा ही होगा। राघव ने सिर्फ सिर हिलाया और घर की ओर बढ़ गया, लेकिन अम्मा की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। रात 10 बजे के आसपास तूफान ने दस्तक दी। हवा ऐसी चल रही थी मानो आसमान फट गया। पेड़ झुक रहे थे, टहनियां टूट रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई ही नहीं देता। राघव अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन अंधेरा और बारिश का पानी सब कुछ धुंधला कर रहा था। राजू डर के मारे जानकी के बगल में सो गया। जानकी बुदबुदा रही थी। हे भगवान, सब ठीक कर देना। राघव का दिल बार बार कह रहा था, मेरा बगीचा, मेरे आम। वह जानता था कि इस तूफान में कुछ तो टूटेगा, लेकिन कितना ये सोचकर ही उसका दिल बैठ रहा था। रात भर तूफान का कहर चलता रहा। कभी हवा की आवाज, कभी पेड़ों के गिरने की आवाज और कभी बारिश की रफ्तार। सब कुछ मिलकर एक डरावना माहौल बना रहा था। गांव के बाकी लोग अपने अपने घरों में दुबके थे। रामलाल अपने घर की छत पर चढ़कर यह देखने की कोशिश कर रहा था कि गांव का हाल क्या है, लेकिन बारिश ने उसे भी नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। अम्मा अपने झोपड़े में बैठी थी और उनकी आंखें बंद थी, जैसे वह तूफान से नहीं बल्कि अपने पुराने दिनों से बात कर रही थी। बाबा, क्या हमारा बगीचा बच जाएगा? बेटा, कोशिश तो पूरी की है, अब जो होगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उसके शब्दों में वह आत्मविश्वास नहीं था जो राजू को चाहिए था। सुबह जब तूफान थमा तो गांव में सन्नाटा पसरा था। राघव सबसे पहले अपने बगीचे की ओर दौड़ा। रास्ते में गिरी हुई टहनियां, उखड़े हुए पेड़ और बिखरे हुए आम देखकर उसका दिल और भारी हो गया। जब वह अपने बगीचे में पहुंचा तो जो देखा उसे उसकी आंखें भर आई। आधे से ज्यादा पेड़ों की टहनियां टूट चुकी थी और जमीन पर कच्चे आम बिखरे पड़े थे। जो पेड़ बचे थे उन पर भी अब गिनती के ही फल लटक रहे थे। राघव वहीं बैठ गया। जानकी और राजू भी पीछे आए। राजू ने अपने पिता को उदास देखकर कहा, बाबा रो मत, हम फिर से मेहनत करेंगे। लेकिन राघव का मन टूट चुका था। उसने सोचा, ये तो मेरी जिंदगी का सवाल है। बगीचा गया तो सब कुछ गया। गांव के बाकी लोग भी अपने अपने बगीचों का मुआयना करने निकले थे। हर तरफ निराशा का आलम था। रामलाल ने गांव वालों को पंचायत भवन में बुलाया और कहा, देखो, ये मुसीबत हम सब की है, अकेले कोई नहीं लड़ेगा, हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी बातें सुनने के बावजूद लोगों के चेहरों पर उदासी थी। उसी दिन दोपहर को गांव में एक कार आई। उसमें से एक युवा लड़की उतरी जिसका नाम था माया। माया एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो प्राकृतिक आपदाओं के बाद गांवों में मदद करने का काम करती थी। उसके साथ 2 और लोग थे जो शहर से आए थे। माया ने रामलाल से मुलाकात की और गांव का हाल जाना। फिर वह रमेश के पास पहुंची। रमेश उस वक्त अपने बगीचे में बैठा था। उदास नजरों से बिखरे हुए आमों को देख रहा था। माया ने उससे कहा, राघव जी, मैं आपका दुख समझती हूँ, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इन बिखरे हुए आमों से कुछ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है मैडम जी? ये कच्चे आम अब बाजार में कोई नहीं खरीदेगा। कच्चे आम की अपनी कीमत होती है। इनसे अचार बन सकता है, चटनी बन सकती है, और जो पेड़ बचे हैं उन पर अभी भी कुछ फल हैं। अगर हम मिलकर काम करें तो आपका नुकसान कम हो सकता है। की बात में दम था। राघव को थोड़ी उम्मीद जगी। उसने जानकी से बात की और फिर गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया। माया ने सबको समझाया कि कैसे कच्चे आमों को इकट्ठा करके अचार और चटनी बनाई जा सकती है। उसने शहर में अपने दोस्तों से बात करने का वादा किया ताकि उनके बनाए सामान को बाजार में बेचा जा सके। अगले दिन से गांव में एक नई हलचल शुरू हो गई। महिलाएं सुबह सुबह बगीचों में जाकर कच्चे आम बिनने लगी। बच्चे भी मदद के लिए आगे आए। कोई आम बिनता, कोई मसाले तैयार करता। राघव ने अपने घर को अचार बनाने का केंद्र बना लिया।
जानकी और गांव की दूसरी महिलाएं दिन रात मेहनत करने लगी। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई। मसालों की कमी हो गई तो माया ने शहर से मंगवाए। डिब्बों की जरूरत पड़ी तो रामलाल ने पास के कस्बे से इंतजाम किया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी बाजार तक पहुंचना। गांव की सड़कें तूफान की वजह से खराब हो चुकी थी और शहर तक माल ले जाना आसान नहीं था। माया ने अपने दोस्तों की मदद से एक छोटा सा ट्रक मंगवाया और पहली खेप शहर भेजी गई। शहर में माया के दोस्तों ने अचार और चटनी को दुकानों में बेचना शुरू किया। शुरुआत में बिक्री धीमी थी, लेकिन जल्दी ही लोगों को स्वाद पसंद आने लगा। एक हफ्ते के अंदर ऑर्डर आने शुरू हो गए। राघव को जब पहली बार पैसे मिले तो उसकी आंखें भर आई। उसने माया से कहा, मैडम जी, आपने तो मेरा घर बचा लिया। आप देवी का स्वरूप बनकर आई हो हमारे गांव में। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। अचार और चटनी का कारोबार बढ़ता गया और गांव वालों ने इसे अपना लिया। रामलाल ने सुझाव दिया कि गांव में एक छोटा सा गोदाम बनाया जाए ताकि सामान को स्टोर किया जा सके। माया ने कुछ और सामाजिक संगठनों से संपर्क किया और गांव को और मदद मिलने लगी। राघव का बगीचा भले ही पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मेहनत रंग ला रही थी। राजू अब स्कूल जाने के बाद सीधे अचार बनाने में मदद करने लगता। वह कहता, बाबा, मैं बड़ा होकर ऐसा ही काम करूंगा। तूफान आएगा तो हम डरेंगे नहीं। माया ने गांव में कुछ और समय बिताया। उसने गांव वालों को तूफान से बचने के नए तरीके सिखाए, जैसे पेड़ों को मजबूत करने के लिए खंभों का इस्तेमाल करना और बारिश के पानी को संग्रह करने के लिए छोटे तालाब बनाना। उसकी विदाई के दिन गांव में एक छोटा सा समारोह हुआ। राघव ने उसे एक डिब्बा अचार देते हुए कहा, मैडम जी, ये आपके लिए जब भी खाओगी तो रामपुर गांव को याद करना। राघव अब अपने बगीचे में खड़ा होकर मुस्कुराता था। वह राजू से कहता है, बेटा, हमारी जिंदगी भी आम के पेड़ जैसी है। कभी टहनियां टूटती हैं, कभी फल बिखर जाते हैं, लेकिन अगर मेहनत करो तो हर मौसम में कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल टूनपुर को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी कहानियों के लिए। में सूरज नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अच्छे परिवार से था। सूरज की एक बीवी और एक बेटी थी। वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। किंतु एक दिन सूरज की पत्नी संध्या की तबीयत खराब हो गई। वो वैद्य के पास अपनी बीवी के इलाज के लिए गया तो वैद्य उसे बोलता है कि तुम्हारी बीवी को जानलेवा बीमारी है, वो अब कुछ ही दिन की मेहमान है। इतना सुनते ही श्यामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। संध्या अपनी हालत के बारे में जानती थी, इसलिए एक दिन उसने सूरज से कहा, ए जी सुनिए। हाँ, क्या हुआ संध्या, कुछ चाहिए तुम्हें? वैद्य जी को बुलाकर लाऊं क्या? ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? तुम इतनी तकलीफों में हो और मैं अभागा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे, आप इतनी चिंता मत कीजिए। जो ईश्वर को मंजूर है वही होगा। मुझे कोई दुख नहीं है, सिवाय इस बात के कि हमारी बेटी महक का ध्यान कौन रखेगा। आप तो काम में व्यस्त रहते हैं पूरा दिन। अभी भी खेत पर ही जा रहे हो ना आप? भाग्यवान, और कहाँ जाऊंगा इस समय। तुम आराम करो अब। और हाँ, मेरे जाने के बाद घर के काम मत करने लग जाना। मैं खेत से वापस आकर अब काम कर लूंगा। तुम बस अपना ध्यान रखो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। श्यामलाल के जाने की कुछ देर बाद संध्या अपना घर का सारा काम करने में लग गई। थोड़ी देर बाद संध्या को बेचैनी सी महसूस हुई और देखते देखते वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आवाज सुनते ही संध्या की बेटी महक भागते हुए आंगन में आकर चिल्लाने लगी, माँ, क्या हुआ आपको? माँ, उठो माँ। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब बोलने लगे, संध्या को क्या हो गया? पूरे गांव में हल्ला होने के बाद सूरज तक यह खबर पहुंची। अरे तुम यहाँ हो सूरज भैया? गजब हो गया, जल्दी अपने घर जाओ। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया? जल्दी बताओ, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है।
यहाँ खड़े रहोगे तो कैसे पता चलेगा? जल्दी घर चलो। इतना सुनते ही सूरज तुरंत अपने घर जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी बेहोश जमीन पर पड़ी है। वो तुरंत वैद्य जी को बुलाकर लाता है। वैद्य जी जैसे ही संध्या की नारी पकड़ते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि संध्या चल बसी। बस फिर सूरज और उसकी बेटी महक दोनों के ऊपर मानो पहाड़ सा टूट पड़ा। वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। दोनों कुछ दिन तक ऐसे ही सुध-बुध खोए रहने लग गए। महक अकेली रह गई। वह अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। उसकी इस हालत को देखकर उसके पिता सूरज उसको कैसे ना कैसे समझा लेते हैं। फिर एक दिन सभी गांव वाले सूरज को नसीहत देने लगते हैं कि उसकी बेटी की उम्र अभी कम है, बिना माँ के गुजारा करना मुश्किल है, तो सूरज को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। बेटी तुम चिंता ना करो, तुम्हारी माँ को मैं ले आऊंगा। मेरी माँ कहाँ रहती है बाबा? वो देखो आसमान में। क्या मेरी माँ नीचे नहीं आएंगी? जरूर आएगी, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। वो पहले जैसी नहीं होगी। ऐसा क्यों है बाबा? वो इसलिए क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो नीचे आने की इजाजत तो देंगे, लेकिन भगवान उसका रूप बदल देंगे। कोई बात नहीं बाबा, होगी तो मेरी माँ ही ना। हो सकता है उसका स्वभाव ही बदल जाए। कोई बात नहीं बाबा, भगवान यही चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। असल में सूरज उसे मानसिक रूप से तैयार कर रहा था और सबके इतना बोलने पर अपनी बेटी के लिए 1 साल बाद दूसरी शादी कर लेता है। थोड़े ही दिनों में सूरज सुशीला नाम की दूसरी लड़की से शादी करके उसे घर ले आया और अपनी बेटी महक से बोला, ये देखो बेटी, तुम्हारी माँ आ गई। महक चहक उठी और बोली, माँ अब कहीं मत जाना मुझे छोड़कर। बेटी, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। सुनिए जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं महक का उसकी माँ से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। उसे अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। ये बोलकर तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया, क्योंकि महक अभी बहुत छोटी है। मैं हमेशा उसको खुश देखना चाहता हूँ। सूरज को नहीं पता था कि सुशीला वाकई में कैसा व्यवहार करती है महक के साथ। वो तो सुबह जल्दी उठकर खेत पर चला जाता और शाम को थका हारा घर आकर जल्दी सो जाता, किंतु सुशीला पूरे दिन घर का सारा काम महक से करवाती थी। सुशीला अपनी बेटी को तो खूब अच्छे अच्छे खिलौने दिलाती, अच्छा खाना खिलाती, उसको बड़े प्यार से रखती, लेकिन महक के साथ सौतेला व्यवहार करती थी। माँ और उसकी बहन नीमा का व्यवहार महक के प्रति कभी नहीं बदला। ऐसे ही अक्सर हर छोटी बड़ी बात पर दोनों मिलकर महक को सुनाया करती थी। घर का सारा काम करने के बाद भी उसकी सौतेली माँ महक को अपनी बेटी जैसा प्यार नहीं देती थी। क्यों रे महक, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ, आपको कुछ चाहिए था? घर का काम कौन करेगा? इतनी देर तक आराम फरमा रही थी। हाँ माँ, अभी करती हूँ। जल्दी से बर्तन साफ कर लूँ, फिर मैं खेलने जाऊंगी। बेचारी महक अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन धोते धोते अभी खेलने का सोच ही रही थी कि सुशीला फिर आ जाती है। ये बर्तन साफ करके ये कपड़े भी धो देना। माँ, ये बर्तन साफ करके खेलने जाऊंगी, आकर धो दूंगी कपड़े। क्यों जाएगी खेलने? ये कपड़े क्या तेरी माँ आकर धोएगी? और एक दिन खेलने नहीं जाएगी तो मर थोड़ी जाएगी। पर माँ कुछ नहीं। मुझे 1 घंटे में ये सारे कपड़े धुले हुए चाहिए। अगर 1 घंटे में कपड़े नहीं धोए तो आज शाम का तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ठीक है माँ। अरे माँ, मैं खेलने जा रही हूँ। हाँ बेटी, चली जाओ। माँ, जैसे ही ये महक की बच्ची घर का काम कर ले तो मेरे स्कूल के कपड़ों पर प्रेस करवा देना। सुन लिया तूने? ये सब काम करके नीमा के कपड़े भी प्रेस कर देना। अब देख क्या रही है, जल्दी जल्दी काम में हाथ चला। माँ, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी साथ ले जाती। हो गया सारा काम? हाँ माँ। चल अब खाना बना। नहीं माँ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वाह, बहाने बनाना तो अव्वल है। कोई तबीयत खराब नहीं है तेरी। चल खाना बना। और सुशीला कैसी हो? आओ आओ, कैसी हो तुम? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। सुशीला जी, मैं तो ठीक हूँ।
मैं आपसे वो शहद लेने आई हूँ। कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, रुक लाती हूँ। सुशीला जैसे ही अंदर गई, पड़ोसी तुरंत महक के पास जाकर बोली, महक दुखी मत हो। इस सुशीला के बर्ताव से इसने तेरा जीना मुश्किल किया हुआ है। तू इस बारे में अपने पिता को क्यों नहीं बताती? नहीं, मेरे बाबा पहले से ही परेशान हैं। उन्हें मैं और पीड़ा नहीं दे सकती। मुझे परेशान देख वो और दुखी हो जाएंगे। तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है। तू अपना ध्यान रख। आप मेरी चिंता मत करो। वो जैसी भी है मेरी माँ है, गुस्सा करती है पर दिल की अच्छी है। तो बहुत भोली है रे। मैं तो तेरे लिए बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि एक दिन तेरा जीवन भी सुधर जाए। तू परेशान मत होना। हाँ, ये मेरा घर है और घर में तो ये सब चलता ही रहता है ना। तब तक अचानक सुशीला आ गई। लो अपना शहद। धन्यवाद सुशीला। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उसने महक की तरफ देखा और चली गई। महक खाना बनाने चली गई। फिर अरे वो महक खाना बना कि नहीं? हाँ माँ, बन गया। अरे जल्दी लेकर आ, बहुत तेज भूख लग रही है। बस अभी लाई माँ। छी छी, थू थू, क्या बेकार खाना बनाया है। ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। इसी तरह समय गुजरता है और देखते ही देखते दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। महक बेहद संस्कारी और सदा सुबह तुलसी की पूजा करती हुई बड़ी हुई, और दूसरी तरफ सुशीला की बेटी नीमा घमंडी स्वभाव की थी। सुशीला महक से चिढ़ती थी। एक दिन सुशीला ने कहा, महक जरा मेरी साड़ी पर प्रेस कर दे, तब तक मैं नहा कर आ रही हूँ। महक प्रेस करने लगी। अचानक से साड़ी जल गई। सुशीला ने जब साड़ी देखी तो वो जोर से चिल्लाई, महक की बच्ची, तूने मेरी इतनी अच्छी साड़ी जला दी। अब जब मैं तुझे जलाऊंगी ना, तब पता चलेगा। सुशीला ने गरम ड्रेस महक के हाथ पर लगा दी। महक तड़पती रही और बोली, बस करो माँ, अब और बर्दाश्त नहीं होता। काश आज मेरी माँ जिंदा होती। चली क्यों नहीं जाती अपनी माँ के पास? कब तक मेरी जान खाती रहेगी, मेरे सर पर बैठी रहेगी। महक कितना देर तक रोती रही। सुनिए जी महक की अब शादी करने की उम्र हो गई है। अब इसकी शादी के लिए सोचो कि क्या करोगे। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं अब। हाँ, सही बोल रही हो तुम। कोई छोटा मोटा घर देखकर इसकी शादी की बात चला दो बस। तुम ऐसे गुस्से में क्यों बोल रही हो? गुस्से से नहीं तो और कैसे बोलूं? कुछ काम धाम करती नहीं है। सुनिए मेरी बात, जैसा भी घर मिले बस कर दीजिए। सूरज चुपचाप सुशीला की हाँ में हाँ मिला देता है और एक गरीब परिवार का लड़का पास के गांव से मिलता है, जिसके लिए वो अपनी बेटी महक की शादी पक्की कर देता है। सुशीला मन ही मन बहुत खुश होती है कि महक के लिए गरीब परिवार मिला, ताकि बाद में वो अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे और पैसे वाले घर में करें। जैसे जैसे दिन बीतते गए, श्यामलाल की चिंता बढ़ती गई। सूरज सोच में पड़ जाता है। जिसको मैंने इतने प्यार से पाला पोषा है, उसकी शादी मैं ऐसे कैसे भी कहीं कर सकता हूँ? महक अपने पिता को दुखी देखते हुए पूछती है, क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं बेटी। पिताजी, आप मेरी शादी को लेकर ज्यादा सोचो नहीं। ऊपर वाला हमारे साथ अच्छा ही करेगा। महक सोचती है। पिताजी मेरी शादी के बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं। मुझे कुछ काम करना चाहिए जिससे पिताजी की मदद करवा सकूं। फिर महक सूरज के जाने के बाद काम ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता। वो पूरे दिन घूमकर शाम को घर आ जाती है। सुशीला गुस्से से कहती है, महारानी पूरे दिन घर से बाहर बिना किसी को बताए। आने दे आज अपने पिताजी को। तेरी शिकायत करती हूँ। नहीं माँ, आप पिताजी को कुछ मत बताना। मैं तो काम ढूंढने गई थी पर कोई काम नहीं मिला। क्यों? घर में तुझे खाने को नहीं मिलता, जो तू बाहर सबको बताने गई कि हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं माँ, मैं तो बस पिताजी और आपकी मदद के लिए गई थी। तभी सूरज आ जाता है और दोनों को बात करते हुए देखता है और कहता है, अरे क्या हो गया सुशीला? मुझसे क्या पूछते हो? अपनी बेटी से पूछो कि कहाँ थी। आज पूरा दिन गायब थी महारानी। महक सूरज को सब कुछ बता देती है। तुमको ये सब करने की क्या जरूरत? इतने प्यार से क्या बोल रहे हो? आपने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। भाग्यवान, मैं अपनी बेटी से प्यार से बात नहीं कर सकता क्या?
महक अपने माँ पिताजी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। बेटी तुम ज्यादा सोचो नहीं, मैं सब कुछ टाइम से कर लूंगा। पिताजी माँ के पुराने गहने रखे हैं, आप उनसे कुछ क्यों नहीं करते? हाँ बेटी, मैं कुछ करता हूँ। सुशीला ये बात सुन के चौकन्नी हो जाती है और सोचती है, इसकी शादी में यह सब खर्च हो जाएगा तो मेरी बेटी नीमा की शादी कैसे होगी? रात के समय उन गहनों को चुरा लेती है और कहीं छुपा देती है। अगली सुबह जब सूरज गहने लेने जाता है तो देखता है वो गहने वहां नहीं होते हैं। भाग्यवान कहाँ हो? क्या हुआ जी? इतनी आवाज सुन के महक और नीमा भी आ जाते हैं। यहाँ गहने रखे हुए थे, वो कहाँ गए? यही होंगे, मुझे क्या पता। यही देखो। भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? इसकी शिकायत तो प्रधान जी को करनी होगी। अजी, इसके लिए प्रधान जी को क्यों बोलना है? अब चोरी हो गई तो उसमें प्रधान जी क्या कर सकते हैं? पता तो चले गहने गए कहाँ पर। सुशीला यह सुन के डर जाती है कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। फिर महक और नीमा भी सूरज की बात से सहमत हो जाती है। सब मिलके प्रधान जी के घर जाते हैं। फिर सूरज सारी बात प्रधान जी को बता देता है। ये बात है, चलो फिर इसके लिए तो पंचायत में बड़े बुजुर्ग ही हल कर सकते हैं। फिर पंचायत बैठती है। गांव के बीच में चौपाल, वहां बड़े बुजुर्ग आते हैं, कुछ गांव के लोग भी आते हैं। फिर बात आगे बढ़ती है। पंचायत में से एक बुजुर्ग सूरज से पूछता है, ये बात तुम्हारे घर में किस किस को पता थी? तुम्हें किसी पर कोई शक? तुमने अपने घर में कहीं ढूंढा? ये बात तो घर पर सबको पता थी। कल मैं और मेरी बेटी महक उन गहनों के सहारे ही शादी का खर्च उठाने की सोच रहे थे। तो एक काम करो, अपने घर में जाके देखो, तुमको वहीं मिलेंगे। सूरज जब घर जाकर गहने ढूंढता है तो उसे वो गहने अपनी पत्नी सुशीला के पास से मिलते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर यह सब कुछ महक की शादी में खत्म कर देंगे तो मेरी बेटी की शादी के लिए क्या बचेगा? सुशीला, यह सब करके तुमने अपनी इज्जत कम कर दी मेरी नजरों में, और गांव वाले कितना कुछ बोलेंगे। पिताजी, यह माँ की आखिरी निशानी है, इनको घर में ही रखो, संभाल के नीमा की शादी में काम आएंगे। यह सब सुन के भी सुशीला के दिल में महक के लिए प्यार नहीं आया। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए, महक की चिंता बढ़ती गई। एक दिन महक चिंता में जंगल की ओर टहलने निकल गई। कुछ दूर जाकर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने उनसे पूछा, अरे अम्मा, आप ठीक तो हो? आप क्या किसी को ढूंढ रहे हो? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अरे बेटा, मैं तो यहाँ अक्सर आया करती हूँ, पर तुम्हें तो आज से पहले नहीं देखा। हाँ अम्मा, मैं पहली बार इस जंगल में आई हूँ। तुम कुछ परेशान दिख रही हो, क्या बात है? वो मेरे पिताजी ने मेरी अगले महीने शादी तय कर दी है और मेरे पिताजी के पास रस्मों के लिए लड़के वाले को देने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, जरा मेरा एक काम कर, वहाँ बाग में तुलसी का बहुत गहना पौधा है, उसमें से कुछ पत्ते तोड़ कर ले आ। ये लो अम्मा। बूढ़ी औरतें उन पत्तों को उसके पास एक पोटली में बांध देती हैं और गीता को दे देती है और बोलती है, जब भी तुझे कोई परेशानी हो तो जो चीज चाहिए हो, इनमें से एक पत्ता निकाल कर ले लेना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं जानती हूँ तू बचपन से तुलसी की पूजा करती आई है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर इसका इस्तेमाल तू लालच में आकर करेगी तो सब उल्टा होगा। बस इतना सुनते ही महक अम्मा को धन्यवाद कहती है और अपने घर लौट आती है। कुछ दिन बाद महक की शादी के समय जब लड़के के घर फल भेजे जाते हैं, तब सुशीला खाली टोकरी ले जाने को बोलती है। किंतु गीता उसमें तुलसी का पत्ता रख देती है। जैसे ही लड़के के घर टोकरी पहुंचती है, उसमें ढेर सारे मीठे और स्वादिष्ट फल होते हैं। ऐसे ही जब महल की विदाई होती है, तब सुशीला उसको बिना किसी गहने के जाने को बोलती है। फिर महक तुलसी के पत्तों को
धागे में बांधकर पहन लेती है तो वो सारे पत्ते सोने के जेवर बन जाते हैं। जिसके बाद महक अपने ससुराल चली जाती है और उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश होते हैं। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती। लेकिन सुशीला को यह सब मानो काटने को दौड़ता है। वो अचंभित रह जाती है और लालच में आकर महक के घर जाकर वो तुलसी के पत्तों की पोटली चुरा लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ समय के बाद सुशीला की बेटी नीमा की वो शादी तय हो जाती है। अपनी बेटी नीमा के लिए वो अमीर घर देखती है। फिर क्या सुशीला भी अपनी बेटी को तुलसी के पत्ते पहना देती है, जो कि थोड़ी देर में ही सड़े हुए फूलों की माला बन जाती है। और जब वो फल की टोकरी देती है तो उसमें पत्थर बन जाते हैं। फिर सुशीला सोचने लगती है और उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वो यह सब लालच में आकर कर रही है। जिसके बाद सुशीला महक के घर में उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारी पोटली चुरा ली थी, लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। मुझे माफ कर देना। नाम का एक गरीब परंतु बहुत ही ईमानदार किसान रहता था। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक मशहूर थी। एक शाम वो थका हारा बैठा था। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनो, थोड़ा आराम कर लो ना जी। काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा। देखो क्या हालत बना ली है अपनी। सही कह रही हो भाग्यवान, लेकिन फसल का समय है। अगर ज्यादा ध्यान ना दूं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अकेले तुम ही तो सब कुछ करते हो। अगर तुम्हें ही कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। तुम्हारे सिवा है ही कौन मेरा इस दुनिया में। अरे तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। बस चाय बना दो अच्छी सी, फिर खेत की तरफ लौटता हूं। अच्छा, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में चाय लेकर आती हूँ। सुमन चाय बनाने लगती है और भोला खेत की तरफ चला जाता। भोला खेत में पहुंचकर खुदाई कर ही रहा होता है कि तभी उसका फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराता है। अरे ये क्या टकराया? लगता है कुछ भारी चीज है। मिट्टी हटाकर देखता हूँ। भोला मिट्टी हटाने लगता है। थोड़ी ही देर में एक पुराना संदूक निकलता है। अरे ये तो कोई संदूक है। इसमें क्या होगा? खोल कर देखता हूँ। जैसे ही भोला संदूक खोलता है, अंदर सोने चांदी के सिक्के चमक रहे थे। यह देखकर भोला चौंक जाता है। हे भगवान, इतना सारा सोना चांदी ये यहाँ कैसे आया? भोला कुछ देर सोचता है और फिर संदूक उठाकर घर की ओर चल देता है। वो बक्सा देखकर उसकी पत्नी उससे बोलती है, अजी ये क्या लाए हो इसमें? ये तो बहुत भारी लग रहा है। ये मुझे खेत में मिला है, जरा खोल कर देखो क्या है इसमें। सुमन संदूक खोलती है और अंदर का खजाना देखकर हैरान रह जाती है। उसने इतना सारा खजाना कभी नहीं देखा था। भगवान, इतना धन ये कहाँ से आया? कहाँ से लेकर आए हो ये? अरे भाग्यवान, जब मैं खेत में खुदाई कर रहा था तो यह जमीन के नीचे दबा मिला। अब क्या करेंगे इसका? अगर इसे रख लें तो हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। नहीं सुमन, यह हमारा नहीं है। हो सकता है किसी का गुम हुआ खजाना हो। इसे ऐसे हमारे पास रखना चोरी होगी। लेकिन कोई आएगा भी तो कैसे? किसे पता चलेगा कि यह तुम्हें मिला है? बात तो सही है, पर अगर कोई इसका असली मालिक हुआ तो उसका हक बनता है। हम दूसरों की चीज अपने पास नहीं रख सकते। तुम्हारी ईमानदारी कभी नहीं बदलती भोला जी। ठीक है, जैसे तुम चाहो। हाँ सुमन, ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं है। हाँ, अगर असली मालिक ना मिला तो हम देखेंगे क्या करना है। अच्छा, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। मैं तो बस चाहती हूँ कि हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। बस यही तो मेरा भी सपना है। भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। लेकिन इसे कौन ढूंढने आएगा? पता नहीं कितने सालों से जमीन में दबा होगा। यह भला किसका ही हो सकता है? चाहे कितने भी साल पुराना हो, जो हमारा नहीं उसे रखना गलत है। मैं कल सुबह जाकर इसे गांव के मुखिया जी को सौंप दूंगा। वो राजा जी को दे देंगे।
अच्छा, पर क्या मुखिया जी को देना सही होगा? हाँ, वही सबसे समझदार है। वो असली मालिक को ढूंढकर इसे लौटा देंगे। हम यह अपने पास नहीं रख सकते सुमन। तुम हमेशा से ही ऐसे ही हो, सीधे सच्चे और ईमानदार। अच्छा, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे ही करना। सही करना ही असली इंसानियत है। भगवान ने हमें मेहनत से कमाने के लिए भेजा है, दूसरों की चीज रखने के लिए नहीं। अच्छा, अभी बहुत जोर से भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। इसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही गोपाल खजाना लेकर मुखिया जी के पास पहुंचा। मुखिया अपने घर पर आराम से बैठा होता है। प्रणाम मुखिया जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। अरे भोला, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? जी जी मुखिया जी, सब ठीक है। मैं तो सिर्फ वो कल खेत में खुदाई करते समय यह संदूक मिला, खोलकर देखा तो सोना चांदी के सिक्के भरे हैं। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। इसे आपको सौंपने आया हूं ताकि आप असली मालिक को ढूंढकर लौटा सकें या फिर महाराज तक पहुंचा सकें। अरे इतना सारा खजाना ये किसका होगा भला? और ये खेत में कैसे आया? हाँ मुखिया जी, अभी इसे अपने पास रख लीजिए। किसी का खोया हुआ होगा। आप इसे असली मालिक तक पहुंचा देना। बहुत अच्छा भोला, तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी। भोला, आज के समय में कौन इतना ईमानदार होता है? अरे मुखिया जी, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं है। जो सही होता है मैं वही करता हूँ। ठीक है फिर भोला, मैं इसे संभाल कर रखता हूँ और पूरे गांव में खबर करवाता हूँ। अगर कोई इसका असली मालिक हुआ तो उसे सौंप दूंगा। धन्यवाद मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। लेकिन मुखिया इतना सारा खजाना देखकर उसकी आंखों में लालच आ चुका था। इतना सारा खजाना अगर इसे राजा को सौंप दूं तो सिर्फ मेरा नाम होगा, लेकिन अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसे राजा को देने की क्या जरूरत है? अरे किसको क्या पता है कि भोला को खजाना मिला था और उसने मुखिया को दे दिया। इसे मैं ही रख लेता हूं। मुखिया ने खजाने को अपने घर में छुपा दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। शाम को मुखिया से उसकी पत्नी खजाने के बारे में पूछती है। अरे ये संदूक कहाँ से आया जी? इसमें तो सोना चांदी भरा है। इतना सारा खजाना कहाँ से आया? अरे वो हमारे गांव का भोला है ना, उसको अपने खेत में मिला था। वो इसे राजा तक पहुंचाने को कह रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया है इसे हम ही रख लेंगे। पर यह तो चोरी है ना। अगर किसी को पता चला तो हमारी तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भोला तो सीधा साधा है, वो कभी किसी से कुछ नहीं कहेगा। वो तो ठीक है, लेकिन अगर राजा को पता चला तो हमारी खैर नहीं होगी। अरे राजा तक बात पहुंचेगी ही नहीं, तुम चिंता मत करो। यह खजाना अब हमारा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुखिया ने लालच में आकर अपनी ईमानदारी को त्याग दिया। भोला को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। उसे मुखिया पर पूरा विश्वास था। अगले दिन भोला और सुमन आपस में बात कर रहे होते हैं। तो मुखिया जी ने खजाना रख लिया क्या? क्या बोला उन्होंने? हाँ, मैंने उन्हें दे दिया था। अब वही उसके असली मालिक को ढूंढकर उसे दे देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसे अपने पास ही रख ले और राजा तक नहीं पहुंचाए? नहीं सुमन, मुखिया जी बहुत नेक इंसान है। वे ऐसा नहीं करेंगे। वो जरूर इसे असली मालिक तक पहुंचा देंगे। फिर भी खजाने में बड़ा लालच होता है। मुझे डर लगता है कि कहीं हम पर चोरी का इल्जाम ना लग जाए। अरे इसमें डरने की क्या बात है? वैसे भी हमने कोई चोरी तो की नहीं, और हमने तो जो सही था वही किया। बाकी अब जो होगा भगवान देखेंगे। भोला की ईमानदारी बनी रही, लेकिन मुखिया का लालच अब उसे गलत राह पर ले जा चुका था। गांव के चबूतरे पर दोपहर का समय था। चारों ओर हलचल कम थी। कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे तो कुछ लोग छांव में बैठे सुस्ता रहे थे। वहीं गांव के चबूतरे पर रामू, बिरजू और हरिया बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे सुना तुमने, भोला को अपने खेत में खजाना मिला था? हाँ, मैंने भी सुना, लेकिन वो भोला ही है जो बिना किसी लालच के मुखिया जी को वो खजाना सौंप आया। आजकल के समय में कौन इतना ईमानदार होता है? सच कह रहे हो भाई।
कोई और होता तो चुपचाप अपने घर में छिपा लेता, लेकिन भोला, उसकी ईमानदारी की तो मिसाल दी जाएगी। हाँ भाई, लेकिन भोला को देखो, उसके मन में कोई भी लालच नहीं आया, सीधे जाकर मुखिया जी को दे दिया। पर एक बात समझ में नहीं आई, मुखिया जी को खजाना मिले 1 महीना हो गया, लेकिन आज तक किसी ने इसके असली मालिक के बारे में नहीं सुना। सही कह रहे हो भाई, ना कोई मालिक सामने आया, ना कोई खबर निकली। मुझे तो लगता है खजाना राजा को सौंप देना चाहिए था। अरे लेकिन भोला को क्या पता था कि मुखिया जी खजाने का क्या करेंगे। उसने तो अपनी तरफ से सही किया। हाँ, लेकिन अब देखो ना, जब से खजाना मिला है तब से मुखिया जी का घर कितना चमकने लगा है। सच कह रहे हो भाई, पहले तो इनके घर में टूटी फूटी चरपाई थी, अब तो नया पलंग आ गया है और वह ट्रैक्टर भी तो नई खरीद लिया है। और सुनो, उनकी पत्नी भी अब हमेशा नए गहने पहनती है। ये सब अचानक कैसे हुआ? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मुखिया जी ने खजाना राजा को दिया ही नहीं? अरे तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हो सकता है मुखिया जी ने खजाना अपने पास ही रख लिया हो, वरना इतना पैसा कहां से आया उनके पास। हाँ, बात में तो दम है। 1 साल पहले तक तो उनके घर का हाल कोई भी देख सकता था, और अब गांव में सबसे बड़ा घर उन्हीं का हो गया है। लेकिन ये बात अगर भोला को पता चली तो क्या होगा? भोला को क्या, अगर राजा को खबर लग गई तो मुखिया जी की खैर नहीं, लेकिन भोला तो सीधा साधा आदमी है, वो क्या जानेगा कि उसके खजाने का क्या हुआ। सच कहते हो, लेकिन एक बात पक्की है, भोला की ईमानदारी ने तो मुखिया जी की किस्मत ही बदल दी। हाँ, और भोला अब भी अपनी झोपड़ी में रह रहा है, वहीं मुखिया जी दिन प्रतिदिन रईस होते जा रहे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक बात कहूँ, ईमानदार होना अच्छा है, लेकिन कभी कभी चालाकी भी जरूरी होती है। गांव के लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। एक दिन राजा अपने महल में दरबार लगाए बैठे थे। सामने महामंत्री खड़े थे। राजा के मन में अपने राज्य के प्रजा की हालचाल जानने की इच्छा उठी। वे चाहते थे कि बिना किसी तामझाम के स्वयं गांव जाकर अपनी प्रजा की स्थिति को देखें और समझें। महामंत्री, कई दिनों से सोच रहा हूं कि एक बार अपने राज्य का भ्रमण किया जाए। सुना है कुछ गांव में हालात ठीक नहीं है। महाराज, आपकी बात बिल्कुल उचित है। अगर आप स्वयं जाकर प्रजा की स्थिति देखेंगे तो सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मैं अपने असली रूप में नहीं जाना चाहता। अगर राजा की तरह जाऊंगा तो लोग सच बोलने से कतराएंगे। हम दोनों साधारण वेश में गांव का हाल जानने चलेंगे। अगले ही दिन राजा और महामंत्री ने साधारण किसान जैसा वेश धारण किया और राज्य के एक प्रसिद्ध गांव की ओर निकल पड़े। यह वही गांव रामपुर था जहां कुछ ही दिन पहले एक गरीब किसान भोला ने अपने खेत में खजाना पाया था। महामंत्री, यह गांव तो बड़ा समृद्ध लगता है, लेकिन सुना है यहाँ के कुछ लोग अब भी गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं। हाँ महाराज, यही जानने की जरूरत है कि यहाँ कौन ईमानदार है और कौन नहीं। राजा और महामंत्री ने गांव में घूमना शुरू कर दिया। दोनों गांव में चबूतरे की ओर बढ़े, जहां बिरजू श्याम और हरिया बैठे थे और दिन भर की बातें कर रहे थे। भाई, इस गांव में सब कुछ तो अच्छा लगता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ के मुखिया जी इतने अमीर कैसे हो गए? भैया, हम तो साधारण किसान हैं, हमें क्या पता, लेकिन सच कहें तो जब से उन्हें एक खजाना मिला है तब से उनके दिन ही बदल गए। खजाना? किसका खजाना? अरे वही खजाना जो कुछ दिन पहले भोला को अपने खेत में खजाना मिला था। वो एक ईमानदार आदमी है, उसने वो खजाना सीधा जाकर मुखिया जी को सौंप आया। लेकिन भोला ने खुद रख लिया होता तो किसी को क्या पता चलता। सही कहा आपने, लेकिन भोला ऐसा नहीं है, वह तो सीधा सच्चा आदमी है। उसे लगा कि खजाना किसी और का होगा, इसलिए जाकर मुखिया जी को दे दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मुखिया जी ने कहा कि वह राजा को खजाना सौंप देंगे, लेकिन क्या? लेकिन लगता नहीं है कि उन्होंने खजाना राजा तक पहुंचाया होगा। अब आप ही देखिए, पहले तो उसके घर में खाने के लाले पड़े थे और अब नया मकान, बैलगाड़ी और क्या क्या नहीं है उसके पास। हाँ, यानी मुखिया जी ने खजाना राजा को सौंपा ही नहीं। हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यह बदलाव किसी को भी शक में डाल सकता है कि इसके पास इतना जल्दी इतना सारा धन कहां से आया। महामंत्री, लगता है मामला कुछ गड़बड़ है, हमें इसे ठीक से देखना होगा। जी महाराज, भोला की ईमानदारी की प्रशंसा करनी चाहिए, और अगर मुखिया ने सच में खजाना छुपा लिया है तो उसे दंड भी मिलना चाहिए,
राजा को अब स्थिति समझ में आने लगी थी। मुखिया के अचानक अमीर बनने की वजह साफ थी। राजा ने तय किया कि वे जल्द ही मुखिया को दरबार में बुलाकर इस राज्य से पर्दा उठाएंगे। अगली सुबह राजा अपने भव्य दरबार में राजगद्दी पर विराजमान थे। उनके पास महामंत्री भी उपस्थित थे। राजा के मन में पिछले दिन की बातें घूम रही थीं। मुखिया के अचानक अमीर होने का रहस्य अब राजा की नजरों से छिपा नहीं था। राजा ने निश्चय कर लिया कि अब मुखिया को दरबार में बुलाकर सच्चाई सामने लाई जाएगी। महामंत्री, कल गांव का भ्रमण करने के बाद एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है। कौन सी बात महाराज? मुखिया के पास इतना धन कहां से आया? गांव के लोग कह रहे थे भोला नाम के एक किसान ने अपनी ईमानदारी से खजाना उसे सौंपा था, लेकिन वो खजाना अब तक हमारे पास क्यों नहीं पहुंचा? महाराज, बात कुछ अजीब तो है। हमें मुखिया से ये सब सीधे पूछना चाहिए। ठीक कहते हो। सैनिकों, अभी के अब भी जाओ और गांव के मुखिया को दरबार में बुलाकर लाओ। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया और रवाना हो गए। उधर मुखिया अपने घर पर बैठा था। जब उसे राजा के दरबार में बुलाए जाने की सूचना मिली तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मन में कई आशंकाएं जन्म लेने लगी। उसे डर था कि कहीं राजा को उसके काले कारनामों की खबर तो नहीं लग गई। कहीं राजा को यह सब पता तो नहीं चल गया। अगर उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो मैं क्या जवाब दूंगा, लेकिन अगर मैं इनकार कर दूं तो शायद बच सकता हूं। कुछ ही देर में सैनिक मुखिया को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। महाराज, गांव के मुखिया को हाजिर कर दिया है। मुखिया, हम तुमसे एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहते हैं। सच सच बताना। अगर जरा भी झूठ बोला तो दंड मिलेगा। महाराज, आपकी जो आज्ञा, मैं सब सच बताऊंगा। क्या कुछ समय पहले भोला नाम के किसान ने अपने खेत में कोई खजाना पाया था? जी महाराज, ऐसा हुआ था। और उसने वह खजाना तुम्हें सौंप दिया था, सही कहा ने मैंने? हाँ महाराज। फिर वो खजाना हमारे पास क्यों नहीं आया? मुखिया का सिर चकराने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वो सोच रहा था कि अगर उसने झूठ बोला और राजा को सच्चाई पहले से पता हुई तो उसका बचना मुश्किल होगा। महाराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। सच बताओ मुखिया, तुमने उस खजाने का क्या किया? महाराज, मैं लालच में पड़ गया था। जब भोला ने खजाना मुझे सौंपा तो मैंने सोचा अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो मेरे घर की हालत सुधर जाएगी। मैंने वह खजाना आपको देने के बजाय अपने पास रख लिया। यह तो बहुत बड़ा विश्वासघात है तुमने। जिस खजाने पर राज्य का अधिकार था उसे अपने स्वार्थ के लिए छुपाकर तुमने बड़ा अपराध किया है। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैं अब आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तुम जैसे व्यक्ति को कठोर दंड मिलना चाहिए, लेकिन हम तुम्हारी पहली गलती मानकर दंड में नमी बरतते हैं। वह पूरा खजाना राजकोष में जमा कराओ। जी जी महाराज, मैं आज ही खजाना वापस कर दूंगा। और हां, भोला की ईमानदारी के लिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा। इसलिए अब तुम्हें मुखिया पद से हटाया जाता है। मुखिया ने सिर झुकाकर अपनी गलती मान ली। राजा ने खजाना राजकोष में जमा करने की आज्ञा दी और ईमानदार भोला को इनाम देने का निर्णय लिया। इस तरह राजा ने न्याय करके सच्चाई की जीत सुनिश्चित की। अगले दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में भोला की ईमानदारी की बात घूम रही थी। उन्होंने सोचा कि ऐसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को सम्मानित किया जाना चाहिए। महामंत्री भी दरबार में उपस्थित थे। महामंत्री, सोचता हूं भोला को दरबार में बुलाया जाए। उसकी ईमानदारी ने मेरा हृदय जीत लिया है। ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है। महाराज, आपकी बात बिल्कुल उचित है। आजकल ऐसे ईमानदार व्यक्ति दुर्लभ होते हैं। यदि हम भोला को सम्मानित करेंगे तो यह पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण होगा। महामंत्री, इसके अलावा मैं चाहता हूं कि उसे इनाम में कुछ धन और जमीन दी जाए ताकि उसका जीवन सुखमय हो। और हां, उसकी ईमानदारी को देखते हुए मैं उसे
अपने दरबार में भी सम्मानित पद देना चाहता हूं। यह तो बहुत अच्छा निर्णय है महाराज। मैं अभी सैनिकों को आदेश देता हूं कि भोला को दरबार में लाया जाए। महामंत्री ने सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह भोला को तुरंत दरबार में लाए। कुछ समय बाद सैनिक भोला को लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। भोला थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने राजा को प्रणाम किया और विनम्रता से खड़ा हो गया। आओ भोला, पास आओ। तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे पूरे राज्य में हो रहे हैं। महाराज, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारा यह छोटा सा कार्य नहीं है भोला। जब कोई खजाना पाता है तो अधिकांश लोग लालच में पड़ जाते हैं, लेकिन तुमने उसे सच्चाई से हमारे मुखिया को सौंप दिया। सच में तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है भोला। भोला, तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए हम तुम्हें अपने दरबार में एक सम्मानित पद देना चाहते हैं। यहां रहकर राज्य की सेवा करो। महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं। क्या मैं इस योग्य हूं? यदि आपकी आज्ञा है महाराज, तो मैं अपने पूरे मन से सेवा करूंगा। राजा भोला की बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने भोला को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दिया और साथ ही खेती करने के लिए उसे अतिरिक्त भूमि भी प्रदान की। भोला ने राजा की सेवा पूरी निष्ठा से की। अपनी ईमानदारी और मेहनत से वह पूरे राज्य में सम्मानित हुआ। उसकी पत्नी सुमन भी इस बदलाव से बहुत प्रसन्न थी। भोला, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें कितना सम्मान दिलाया है। हम पर महाराज की कृपा बनी रहेगी। सुनो। हाँ सुमन, सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाती है। इस प्रकार भोला को अपनी ईमानदारी का उचित फल मिला। राजा के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया और वह अपनी सादगी और सत्यनिष्ठा के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल टूनपुर को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी कहानियों के लिए।